सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। 1296 ईस्वी में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का वध करके और उसके पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य करने के पश्चात अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एक विजेता शासक और शासन प्रबंधक की दृष्टि से मध्य युग के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन महमूद खिलजी का पुत्र था। शिहाबुद्दीन के 4 पुत्र थे, अली अथवा गुरशप जो कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, अल्मास बेग, कुतुलुग तिगिन और मोहम्मद। अली अथवा अलाउद्दीन और अल्मास बेग का तो इतिहास में विवरण मिलता है, परंतु बाकी अन्य 2 भाइयों के विषय में कुछ अधिक पता नहीं लगता। अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन अथवा उसकी जन्म तिथि के बारे में कुछ ठीक पता नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने की शिक्षा कम प्राप्त हुई, परंतु वह शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। खलजी क्रांति में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया और जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उसे अमीर-ए-तुजक और उसके छोटे भाई अल्मास बेग को अखूर बेग का पद दिया गया। जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ और एक अन्य पुत्री का विवाह अल्मास बेग के साथ किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में भी अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण भाग लिया, जिसके कारण उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी गई। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर अलाउद्दीन के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थीं। उसने अपने कृपालु चाचा का वध किया था, जिसके कारण वह प्रजा की घृणा का पात्र था। अनेक जलालुद्दीन के वंश के समर्थक सरदार अलाउद्दीन से असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया था। अतएव वे कभी भी खतरनाक सिद्ध हो सकते थे। जलालुद्दीन का बड़ा पुत्र अर्क-अली खान पंजाब, मुल्तान और सिंध का स्वतंत्र स्वामी था और उसका भाई एवं अपदस्थ सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम, उसकी माँ तथा अन्य वफादार और योग्य जलाली सरदार उसकी शरण में थे। वे सभी मिलकर अलाउद्दीन के लिए कभी भी संकट खड़ा कर सकते थे। अधीनस्थ प्रदेशों में से संपूर्ण दोआब और अवध में अलाउद्दीन की स्थिति दुर्बल थी और अधीनस्थ राजा एवं प्रजा विद्रोह के लिए तत्पर थी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर खोखर जाति शत्रुतापूर्ण थी और मंगोल भारत में प्रवेश पाने के लिए निरंतर आक्रमण कर रहे थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे दूरस्थ प्रदेशों में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव नगण्य था और प्रायः स्वतंत्र अथवा अर्ध स्वतंत्र हिंदू अथवा मुसलमान शासक वहाँ शासन कर रहे थे। राजस्थान में भी प्रायः सभी राज्य स्वतंत्र थे और चित्तौड़ तथा रणथंभौर जैसे राज्य दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। बुंदेलखंड और मालवा में भी राजपूतों की शक्ति दृढ़ थी। गुजरात पर किसी भी मुसलमान शासक ने अधिकार नहीं किया था और दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। इसके अतिरिक्त शासन को व्यवस्थित करना तथा सल्तनत के प्रति सम्मान और भय उत्पन्न करना भी अलाउद्दीन के लिए आवश्यक था। अलाउद्दीन इन सभी कठिनाइयों के अनुकूल सिद्ध हुआ। उसने इन सभी को समाप्त किया। उसने प्रजा को वश में किया, सिंहासन के दावेदारों को नष्ट किया, षड्यंत्रकारी और विद्रोही सरदारों का दमन किया, दूरस्थ प्रांतों में अपनी सत्ता स्थापित की, एक कठोर शासन व्यवस्था स्थापित की, नवीन राज्यों को जीता अथवा उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा की और इस प्रकार खलजी साम्राज्यवाद और खलजी निरंकुशता को सफलता प्रदान की।
सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सीमाओं में विस्तार करना प्रारंभ किया। उसने उत्तर एवं दक्षिण के अन्य राज्यों को विजित करके साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, शासन प्रबंध को संगठित किया, राजनीति में मुल्ला मौलवियों के हस्तक्षेप का विरोध किया, सिक्कों पर अपना उल्लेख तित्ते सिकंदर के रूप में किया, खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की तथा यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनिन की उपाधि धारण की। अपने साम्राज्य में हुए विद्रोहों का दमन किया, स्वयं शराब पीना छोड़ दिया तथा दिल्ली में अमीरों के मद्यपान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अमीरों के सामाजिक समारोह, उत्सवों एवं परस्पर मिलने पर पाबंदी लगा दी। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की, अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। पुलिस एवं गुप्तचर प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाया गया। स्थायी सेना की स्थापना की जो हर वक्त दिल्ली में रहती थी। इस सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। सैनिकों का वेतन 238% वार्षिक निश्चित किया गया। इससे पूर्व सैनिकों को वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। सैनिकों की हुलिया लिखने का नियम बनाया गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने घोड़ों पर दाग लगवाने की प्रथा प्रारंभ की, नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था को उत्तम बनाया। तो आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत के विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दक्षिण भारत में किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान को सफल बनाया। तो उत्तर भारत की बात करें तो अलाउद्दीन ने उत्तर भारत में गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालौर तथा मारवाड़ को विजित करके साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया। गुजरात पर बघेल राय कर्ण का शासन था। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खान तथा नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात में ही नुसरत विजय से पूर्व मार्ग में ही जैसलमेर को भी विजित किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम रणथंबोर पर विजय की। रणथंबोर पर हम्मीर देव का शासन था। कई माह तक घेरा डालने के पश्चात अंत में जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंबोर के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बात करते हैं हम चित्तौड़ पर विजय की। उस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। 7 माह के युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन का चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बहुत महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। मालवा पर विजय। मालवा का शासक महलक देव था। 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क ने मालवा को विजित किया। युद्ध में महलक देव एवं हरनंद मारे गए। इसके बाद बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विजय अभियान किया गया उसमें मारवाड़ पर विजय करने की। उस समय मारवाड़ पर परमार राजपूत शीतल देव का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। बाध्य होकर शीतल देव को अलाउद्दीन से संधि करनी पड़ी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में किए गए कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियान थे। इसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत की ओर किए गए विजय अभियानों की। अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उत्तर भारत की विजय के साथ ही उसने दक्षिण भारत को विजित करने की योजना बनाई। उस समय दक्षिण में 4 शक्तिशाली राज्य थे। यादवों का देवगिरी राज्य, दूसरा तेलंगाना का काकतीय राज्य, तीसरा द्वार समुद्र का होयसल राज्य तथा चौथा है
सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य। देवगिरी की विजय की हम बात करें तो देवगिरी के राजा रामचंद्र ने 1294 ईस्वी में एलिचपुर का प्रांत अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, किंतु 3 वर्ष से उसने कर चुकाना बंद कर दिया था। अतः अलाउद्दीन ने 1306-7 ईस्वी में मलिक काफूर को एक विशाल सेना सहित देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु भेजा। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर विपुल संपत्ति एवं रामचंद्र को दिल्ली ले गया। वहाँ अलाउद्दीन ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायान की उपाधि प्रदान की। 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। शासक बनते ही उसने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर दिया। अतः 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन ने पुनः मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। युद्ध में शंकर देव मारा गया। अब देवगिरी के अधिकांश भाग को सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस तरीके से देवगिरी का बहुत महत्वपूर्ण अभियान रहा, जो कि सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की विजय की। तेलंगाना पर प्रताप रुद्रदेव का शासन था। उसकी राजधानी वारंगल थी। यह राज्य अत्यंत ही समृद्ध था। अलाउद्दीन ने नवंबर 1309 ईस्वी में मलिक काफूर को तेलंगाना विजित करने हेतु भेजा। वह 1310 ईस्वी में जनवरी में वारंगल पहुंचा। यहाँ पर हुए युद्ध में प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण करके संधि कर ली तथा काफूर को 100 हाथी, 700 घोड़े व अपार धनराशि प्रदान की तथा अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। विपुल धनराशि सहित काफूर मार्च 1310 ईस्वी में दिल्ली लौट गया। इसके बाद बात करते हैं हम होयसल राज्य की विजय की। होयसल राज्य पर वीर बल्लाल का शासन था। इस राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। तेलंगाना की विजय के पश्चात 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के आदेश पर द्वार समुद्र पर आक्रमण कर दिया। सतर्क न होने के कारण बल्लाल युद्ध में पराजित हुआ। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली तथा विजेता को विपुल धनराशि भेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए विजय अभियानों में पांड्य राज्य की विजय की। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। यहाँ के राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था। संघर्ष में पराजित सुंदर पांड्य के आग्रह पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के आदेशानुसार पांड्य राज्य की ओर कूच कर दिया। वहाँ उसने मंदिरों को खूब लूटा तथा नष्ट भ्रष्ट किया तथा विपुल धनराशि सहित अप्रैल 1311 ईस्वी में दिल्ली वापस आ गया। तो इस तरीके से हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए विजय अभियानों की बात की, जिसमें उसने उत्तर भारत पर जो विजय अभियान किए और दक्षिण भारत की ओर जो विजय अभियान किए उसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।